Good morning students. In this video we will discuss about erythro and threodiastereomers. स्टीरियो आइसोमेरिज्म के चैप्टर में हम दो तरह के आइसोमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. These two isomers are known as enantiomers and diastereomers. Enantiomers वे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं which are mirror image of each other and non superimposable of each other. Then diastereomers ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं which are non mirror image of each other and obviously non superimposable on each other. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब दो डिफरेंट तरीके के एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं तो उसके चार ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, जैसा कि अपन टार्टरिक एसिड के एग्जाम्पल में देख चुके हैं. अब अपन बात करते हैं एरिथ्रोज की. देखिए डी एरिथ्रोज में दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं. दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर जब समान ग्रुप समान समूह समान तरफ एक ही तरफ उपस्थित होते हैं तो उन्हें इनेंशियोमर्स को एरिथ्रो कहते हैं. और जब दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर दो समान ग्रुप दो OH ग्रुप विपरीत साइड में होते हैं तो उसको थ्रियोपेयर कहा जाता है. ये जो कंपाउंड है इनमें दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं. दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम डिफरेंट टाइप के हैं तो इसके चार आइसोमर्स बनते हैं. उन चार आइसोमर्स को अपन ने A, B, C एंड D नाम दिया. इनका स्टीरियो केमिस्ट्री देखने पर ये पता चलता है कि A एंड B एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं. C एंड D भी एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल. इसी तरीके से A, C एंड D का भी आइसोमर है लेकिन वो इनेंशियोमर नहीं है क्योंकि वो A के मिरर इमेज नहीं है, बट स्टीरियो आइसोमर हैं तो उनका क्या नाम रखा गया है, डायास्टीरियो आइसोमर. इसी तरीके से B, C एंड D का क्या रिलेशन होगा, डायास्टीरियोमर. इसी तरीके से C के डायास्टीरियोमर्स की बात करें तो वो होंगे A एंड B. इसी तरीके से D के डायास्टीरियोमर A एंड B होंगे. तो ये बात हो गई इरिथ्रो एंड थ्रियो डायास्टीरियोमर्स की. नाउ वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज. ग्लूकोज को मैनोज में किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है. फॉर दिस वी कैन यूज टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज एपिमराइजेशन. एपिमराइजेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज एपिमराइजेशन. ऐसे दो आइसोमर जिनमें C2 कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट पाया जाता है, यानी C2 कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन तो होगा ही और दो आइसोमर में C2 कार्बन पर प्रेजेंट ग्रुप्स मेन ग्रुप OH की अपन बात कर सकते हैं वो विपरीत साइड में ऑपोजिट साइड में होंगे तो उन्हें एक दूसरे के एपिमर कहा जाता है और उनमें जो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है उसे एपिमराइजेशन कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज. डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एक दूसरे के एपिमर होते हैं. इनमें एपिमराइजेशन आइसोमेरिज्म में पाई जाती है क्योंकि इनमें C2 एटम का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होता है. अतः ये दोनों एक दूसरे के एपिमर हुए तथा इन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन एपिमराइजेशन कहलाता है. सबसे पहले अपन लेते हैं, देखिए डी ग्लूकोज. डी ग्लूकोज का जब ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोनिक एसिड पिरिडीन की प्रेजेंस में इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इनोल फॉर्म को पिरिडीन की प्रेजेंस में ही, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में तो पिरिडीन प्रेजेंट है ही, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ही ये
मैनोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैनोनिक एसिड को हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और फिर लास्टली इसका रिडक्शन करने पर डी मैनोज का फॉर्मेशन होता है। डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज को देखने पर हम पाते हैं कि 2 नंबर कार्बन पर C2 कार्बन पर OH ग्रुप डिफरेंट पोजीशन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के एपिमर हुए और इनका एक दूसरे में कन्वर्जन क्या कहलाता है? एपिमराइजेशन। क्लियर? अब अपन बात करते हैं एक स्पेशल टाइप के रीअरेंजमेंट की, जिसे लोब्री डी ब्राइन वॉन एकेंस्टीन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में। देखिए, जब ये शुगर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जब इन शुगर्स को कंसंट्रेट बेस के साथ में हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज होकर येलो या ब्राउन कलर का एक लिक्विड सा बना लेती हैं। लेकिन यदि हम इनको डाइल्यूट बेस या एमीन्स के साथ हीट करते हैं तो इनका आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमराइजेशन के द्वारा ये एल्डोज, कीटोज और भी कई तरीके के जो एपिमर होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहता, ये इंटर कन्वर्जन कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। मीन्स एल्डोज कीटोज में बदल गया, कीटोज वापस एल्डोज में बदल गया, फिर एल्डोज एपिमर में बदल गया, एपिमर वापस एल्डोज में बदल गया। इस तरीके से ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है इन सभी के बीच में। उदाहरण के लिए अगर हम ग्लूकोज को लेकर के और उसमें डाइल्यूट बेस मिक्स कर दें तो डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन थोड़ी देर में डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज में इक्वल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है और इनका एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से अगर अपन ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज से ये प्रोसेस स्टार्ट करें, डी फ्रक्टोज अपन ने लिया और फ्रक्टोज का अपन ने फ्रक्टोज के अंदर डाइल्यूट बेस थोड़ा सा ऐड कर दिया। कुछ समय बाद में डी फ्रक्टोज से कुछ मात्रा में डी ग्लूकोज, कुछ मात्रा में डी मैनोज और फिर इनका इंटर कन्वर्जन इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त हो जाता है। और यही प्रोसेस डी मैनोज का डाइल्यूट बेस के साथ में सॉल्यूशन बनाने पर होता है। यानी हम इन तीनों में से किसी भी एक को लेकर डाइल्यूट बेस के साथ में हीट करेंगे तो हमें इन तीनों का ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रोसेस को लोब्री डी ब्राइन वॉन एकेंस्टीन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। इसकी मैकेनिज्म इन डाइओल के माध्यम से होती है। यानी इन डाइओल एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके माध्यम से ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। देखिए, डी ग्लूकोज को अपन ने लिया, बेस के साथ में एक इन डाइओल का फॉर्मेशन होता है। ये इन डाइओल अगेन मैनोज में कन्वर्ट हो सकता है, अगेन फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर अपन ने मैनोज से स्टार्ट किया, बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले इन डाइओल बन जाएगा, फिर इन डाइओल ग्लूकोज में बदल सकता है और फ्रक्टोज में बदल सकता है। और फ्रक्टोज से स्टार्ट करने पर पहले बेस की प्रेजेंस में इन डाइओल का फॉर्मेशन होगा, इन डाइओल अगेन ग्लूकोज एंड मैनोज में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरीके से किसी भी एक शुगर से स्टार्ट करने पर हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन तीनों का प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।